नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पिछले हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। जो 2 अहम निशाने लगाए गए हैं वो हैं अगले साल यानी साल 2022 में 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। 7 मंत्रियों का प्रमोशन, 27 राज्यों के 36 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर प्रधानमंत्री मोदी एक साथ सब कुछ साध लेना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में ये फेरबदल और विस्तार कर प्रधानमंत्री मोदी सीधे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं। इस विस्तार में क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही प्रशासनिक अनुभव वाले नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चुनावी राज्यों का खास तौर पे बहुत ख्याल रखा गया है। इसके अलावा कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी इस बार मोदी गवर्नमेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगले साल 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव होंगे। इसके अलावा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। दूसरे कार्यकाल के विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। विस्तार के जरिए मिशन 2022 का बिगुल फूंका गया है। 7 में से 6 चुनावी राज्यों के हिस्से में आए हैं 15 पद। जिन 36 नए चेहरों को टीम में जगह दी गई है उनमें से करीब 40% यानी 15 मंत्री चुनावी राज्यों के हैं। पदोन्नति में भी करीब 60% हिस्सेदारी चुनावी राज्यों को दी गई है। 7 मंत्रियों को तरक्की मिली है जिनमें से 4 चुनावी राज्यों में से हैं। तो मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जो बाजी है वो चुनावी राज्यों के हाथ लगी है। चाहे नए चेहरों का मामला हो या फिर प्रमोशन का, इन राज्यों से सबसे ज्यादा नाम सामने आए हैं। नए चेहरों में सबसे ज्यादा 7 चेहरे उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। वहीं मणिपुर में भी अगले साल चुनाव होने हैं। वहां से राजकुमार रंजन को मंत्रिमंडल में शामिल कर वहां के स्थानीय सियासी गणित को साधने की कोशिश की गई है। पंजाब से मंत्रिमंडल में कोई नया चेहरा तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन हरदीप पुरी को प्रमोशन दिया गया है। इसी तरह उत्तराखंड में अजय भट्ट को जगह मिली है। रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे के बाद राज्य से एक नया मंत्री लिया गया है। नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। मंत्रिपरिषद में 36 नए चेहरों को शामिल किए जाने के बाद इसमें अब 27 मंत्री ओबीसी, 12 अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति के हो गए हैं। बाकी 30 मंत्री तथाकथित स्वर्ण जाति के हैं। ये अभूतपूर्व है क्योंकि 2014 में पहली मोदी सरकार में 13 मंत्री ओबीसी, 3 दलित, 6 आदिवासी और 20 सवर्ण थे। 2019 में बनी टीम मोदी में 13 ओबीसी, 6 दलित, 3 आदिवासी और 32 सवर्ण थे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी को भाजपा से जुड़ने के लिए इनाम मिला है। यूपी से ओबीसी चेहरों में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को शामिल करने के अलावा महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी और 59 वर्षीय राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को भी जगह दी गई है। मंत्रिपरिषद में जगह बनाने वालों में लखनऊ जिले के मोहनलालगंज सीट के दलित सांसद कौशल किशोर भी हैं, जो कोविड की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाने वाले पहले भाजपा नेताओं में शामिल थे। इसके अलावा जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल दोनों ही दलित हैं। गुजरात में जहां 2022 के अंत में चुनाव होने हैं, वहां से ओबीसी नेता दर्शन विक्रम जरदोश और दलित कोली समुदाय के मुंजापारा महेंद्र भाई को टीम मोदी का हिस्सा बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शांतनु ठाकुर और राजबंशी समुदाय के निशीथ प्रमाणिक को 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नई टीम में जगह दी गई है। मोदी सरकार ने राज्य के आदिवासी नेता जॉन बारला को भी शामिल किया है। महाराष्ट्र के संदर्भ में भी यही हाल है। आदिवासी और ओबीसी समुदाय को साधा गया है। राज्य से नए केंद्रीय मंत्रियों में भाजपा का ओबीसी चेहरा और भिवंडी के सांसद कपिल मोरेश्वर पाटिल और ओबीसी समुदाय से ही आने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ शामिल हैं। इस राज्य से एक और नए मंत्री डिंडोरी के सांसद भारती प्रवीण पवार को भी शामिल किया गया है, जो कि आदिवासी हैं। कर्नाटक में 2023 में चुनाव होने हैं। यहाँ से ली गई शोभा करंद लाजे वो कालिगा समुदाय से आती हैं। वहीं भगवंत खुबा लिंगायत, ए नारायण स्वामी दलित और राजीव चंद्रशेखर नायर समुदाय से आते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में एक साथ 4 मंत्रियों को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर के राज्य से ही आने वाले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री किरण रिजिजू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। साथ ही असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है।
इसके अलावा त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक को शामिल कर पहली बार राज्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। साथ ही मणिपुर से राजकुमार रंजन सिंह को भी मौका मिला है। और अब बात करते हैं बीजेपी के सहयोगी दलों की, यानी एनडीए में शामिल और दलों की। रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी मंत्रिमंडल में रामदास अठावले ही इकलौते गैर बीजेपी मंत्री बचे थे। अब मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के आरपी सिंह, एलजेपी के बागी गुट के नेता पशुपति पारस और यूपी से अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल कर मोदी कैबिनेट को एनडीए कैबिनेट का रूप देने की कोशिश की गई है। एक और अहम बात यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में अब 11 महिला मंत्री शामिल हो गई हैं। किसी भी पिछली सरकार के मुकाबले ये सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या है। इससे पहले साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11 महिला मंत्री कैबिनेट में शामिल की गई थी। कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाना और इसकी बागडोर गृह मंत्री अमित शाह को सौंपे जाने के पीछे भी बड़ी रणनीति है। इसे सीधे तौर पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऐसे वक्त पर बनाई गई जब देश में किसान नए बनाए गए कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सहकारिता मंत्रालय किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री सरकार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। खबर यह भी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। ऐसे में सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिया गया फैसला केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि कोऑपरेशन बेटर हो और किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिले। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार।